बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक है सब? अच्छा भाई बच्चों, 7.5 करने लगे हैं एक्सरसाइज, और इसमें ये दो छोटे से कंसेप्ट हैं, ये इसमें यूज़ होते हैं। उर्दू में इसे हम कहते हैं ज़ाविया साऊद और ज़ाविया नज़ूल। इंग्लिश में क्या है जी? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जाविये हैं, एंगल है। किस तरह से ये मैंने देखें 3 नुक्ते बनाए हैं, पी, ओ एंड क्यू। तो सपोज करें कि आप ओ पॉइंट के ऊपर खड़े हैं और ओ पॉइंट से आप देखते हैं पी की तरफ, तो जाहिर है यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ये जो ऊपर की तरफ देखा जाता है ना, ऐसे करके ये लाइन बन रही है, और ये इसको कह लें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ज़मीन है ये वाली। तो ज़मीन और ये जिस तरफ को हम देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल बनता है, इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ज़ाविया सऊद कहते हैं। और अगर ओ पे ही देखते हुए हम यहाँ से देखते हैं क्यू की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है ना, नीचे की तरफ पॉइंट को हम देखते हैं, जैसे समझ लें पहाड़ के ऊपर हम खड़े हैं और उससे हम किसी खाई की तरफ या नीचे वादी की तरफ देख रहे हैं, तो जाहिर है कि वो फिर कोई एंगल बनेगा। तो जो नीचे की तरफ एंगल बनता है, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं या जाविया नजूल कहते हैं। तो बहरहाल ये दो जाविये जो हैं इसमें यूज़ होने हैं, एंगल यूज़ होने हैं, बड़े आसान से हैं और एक्सरसाइज भी ईजी है। तो चलें इसको करके देखते हैं। अच्छा, मेरे पास जो है सवाल जो लिखे हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम में हैं, तो आप अगर उर्दू मीडियम वाले हैं तो अपनी बुक पास रख लें और क्वेश्चन को वहाँ से पढ़ लें। बाकी जो सोल्यूशन है वो तो सबका एक जैसा ही होगा। तो चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल फाइंड करना है, जाविया फाइंड करना है, थीटा जिसे कहते हैं, ऑफ द सन, सूरज की तरफ से जो एंगल बन रहा है। इफ़ अ 6 फीट मैन, आदमी का जो हाइट है वो कितनी है? 6 फीट की, ठीक है। कॉस्ट अ 3.5 फीट शेडो, उसका जो शेडो है, ज़ाहिर है सूरज की वजह से शेडो बनेगा, तो साया जो है वो कितना बन रहा है? 3.5 फीट। देखें बड़ी आसान सी इसकी डायग्राम बनती है। ये देखें, लेट्स सपोज जी ये आदमी खड़ा हुआ है 6 फीट का, ठीक है, और ज़ाहिर है उसको स्ट्रेट ही हम खड़ा करेंगे, और उसका जो साया है वो ज़मीन के ऊपर ही पड़ना है, तो ज़मीन के ऊपर ये हम उसका साया बना देते हैं, ठीक है। और सूर्य लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे है, तो ये दो लाइनें तो हमें मिल गई, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें ऐसे, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाती है, एक मुसल्लस बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारा 90 का एंगल बनता है। तो इधर से ये 6 फुट है और ये 3.5 फुट है। अब देखें मेन चीज़ ये है कि आपको आइडिया हो कि ये जो ये लंबाई है ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। तो ये हमारा बनता है परपेंडिकुलर, जिसको हम उर्दू में अमूद कहते हैं, और ये हमारी बेस है जिसको हम कायदा कहते हैं उर्दू में। तो इनकी जो रेशो है इसका हमें पता होना चाहिए। ये जो साइन, कॉज और टैन है, ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, और इवन के ज़्यादातर टैन यूज़ होता है। तो ये थोड़ा सा हमें इसको याद करना है। तो टैन कैसे बनता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस से। ये देखिए मैंने लिखा भी है कि टैन ऑफ अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और अल्फा जो है वो ये वाला एंगल है यहाँ पे, और वही उसी एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन या जाविया सऊद जिसे हमें फाइंड करना है, वो यहाँ पे, और ये अल्फा है, ठीक है। तो ये टैन की जो रिलेशन है ना, ये हमें याद होनी चाहिए। क्या है? परपेंडिकुलर ओवर में बेस। बस ये याद हो तो आगे से बड़ा इजी है, ठीक है। तो हम फार्मूला ये लिख लेंगे, टैन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, और उर्दू वाले आप लिख लें अमूद बटा कायदा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ लगा लेंगे। परपेंडिकुलर जो है ये 6 वैल्यू है, तो उसको आप 6 लिखें। बेस जो है वो कितना है? 3.5, उसकी जगह 3.5 लिख लें। अगला स्टेप हमारा ये बन जाएगा। अब हमें चूंकि अल्फ़ा फाइंड करना है, तो टैन उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जब टैन ने दूसरी तरफ जाना है, तो फिर जाहिर है उसने टैन इन्वर्स हो जाना है, ठीक है। जब टैन उठ के उधर जाएगा, टैन इन्वर्स हो जाएगा, और 6 को आप 3.5 पे डिवाइड करा लें, 1.7143 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पे हमें टैन इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट दबाएंगे, टैन को दबाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे और इक्वल टू कर लें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 59.74। तो ये आइडिया मिल रहा है कैसे करेंगे? शिफ्ट के साथ टैन और फिर ये वैल्यू, ठीक है जी। तो ये आंसर आ जाता है। देखें बड़ा ईजी सा है, अगर आपको ये टैन का रिलेशन पता है तो ये बड़ी जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में है अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शेडो। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्री है, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है। पीछे उसने क्या कहा था कि एक आदमी है,
यहाँ पे हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है, और उसका शेडो जो है वो नीचे बन रहा है। तो उसने बेसिकली यही कहा है कि ट्री की जो हाइट है, ट्री की जो ऊंचाई है ना, इसको आप फाइंड आउट करें, और ट्री जो इतना शेडो बना रहा है वो 40 मीटर का है, उसका जो साया बन रहा है वो 40 मीटर का है। और जाहिर है कि ये जो ट्री है उसका ज़मीन के साथ जो एंगल बन रहा है, वही जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 25 डिग्री है, यहाँ उसने एंगल दे दिया है। अब ये तीन चीज़ें देखें, ये हमारे पास हैं, जाविया भी है, एंगल, ये बेस भी हमारे पास है, और हमें जिसको फाइंड करना है ये परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर जिस फार्मूले में यूज़ होते हैं वो फार्मूला हम लगा लेंगे। और अभी हमने ऊपर वाले सवाल में यही फार्मूला लगाया था tan का, कि परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो tan ऑफ दिस एंगल होता है। तो ये देखें हमने लिखा है tan 25 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब tan 25 जो है कैलकुलेटर पे लेंगे, अब वही बात, tan को दबाएं और 25 लिखें, इक्वल टू दबाएं, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। और परपेंडिकुलर जो है ये वाला, ये तो हमें हाइट मालूम करनी है ना, उसको हमने h कह दिया, वहाँ h रख ले, और बेस जो है वो ये वाली है 40, वो लिख ले। अब यहाँ से h मालूम करना है तो बड़ा आसान है, h को अकेला करें, 40 इधर तकसीम करा रहा है तो उधर जाके ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाना है। वो अगले स्टेप में हम इसको कर लेते हैं। ये देखें आगे हमने इसको किया, ठीक हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और बस आंसर मीटर्स में आ गया, तो डन हो गया। तो क्वेश्चन 1 और 2 बिल्कुल सेम सवाल है। आगे चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ लिखा हुआ है अ 20 फीट लैडर, एक हमारे पास सीढ़ी है, 20 फुट की उसकी लंबाई है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के साथ जो है वो लगी हुई है। अब जाहिर है दीवार हम ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है, ये दीवार हो गई और ये हमने सीढ़ी लगाई है। जाहिर है सीढ़ी कभी भी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं लगाते, सीढ़ी थोड़ा सा जाविया बना के रखते हैं ताकि बंदा गिरे ना उसके ऊपर से, ठीक है ना। तो ये हमने 20 मीटर या जितना भी है, हाँ 20 फुट है, 20 फुट की हमने सीढ़ी जो है वो ऐसे करके ये लगाई हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, कि ये जो हमारी सीढ़ी है वो वॉल से कितनी दूर है, 5 फीट के फासले पर है। तो 5 फुट के फासले पर दूरी है उसकी, तो ये वाली जो है ये ज़मीन, ये 5 फुट है, यानी हमने सीढ़ी को 5 फुट पीछे करके लगाया, ठीक है ना, ताकि ज़ाहिर है बंदा गिरने से बचे। फाइंड द एंगल द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, ये लैडर है तो किस एंगल के साथ, ज़मीन के साथ वो एंगल उसका बन रहा है। तो ये एंगल, ये जाविया अल्फा या थीटा जो भी है ये हमें मालूम करना है। तो वही बात आ गई कि जो हमें दी हुई हैं चीज़ें वो क्या हैं। देखें ये साइड दी हुई है और ये वाली चीज़ दी हुई है। तो ये वाली जो चीज़ है ये भी हमने पढ़ा कि ये हमारी बेस होती है, ठीक है ना, कायदा होता है। और ये जो है ये असल में होता है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है, जिसको उर्दू में वितर कहते हैं। तो अब ये वितर है, हाइपोटेनस और बेस। अब वो फार्मूला जिसमें ये हाइपोटेनस और बेस यूज होता है और वो है कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, ये आप याद रख ले, कायदा बटा वितर, कायदा बटा वितर, ऐसे करके 2-4 दफ़ा पढ़े याद हो जाएगा। अब आगे से हल करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब आपको फार्मूला आता है तो फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज ही लगानी है। बेस की वैल्यू है हमारे पास 5, वो लिख लें, हाइपोटेनस 20 है वो लिख लें। अब चूंकि हमें थीटा फाइंड करना है तो एक तो इसको ज़ाहिर आप डिवाइड करा लें और काज को उठा के उधर ले जाए, तो काज इन्वर्स हो जाना है उसने, जैसे वहाँ टैन गया था तो टैन इन्वर्स हो गया था। इन्वर्स के लिए ये होता है -1 लिखते हैं ये, और 5 को 20 पे डिवाइड करें तो 0.25 हो जाएगा। अब उसी तरह कैलकुलेटर पकड़ें, शिफ्ट कॉज और 0.25 लिखें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 75.5। और इवन कि ये अगर चूंकि पॉइंट में है तो आपने इसको डिग्रीज में और मिनट में कन्वर्ट करना है, तो उसका वो जो बटन बना होता है ना वो कामों वाला, उसको आप दबाएं तो आपको डिग्रीज मिल जाएंगी। अभी मैं अगर आपको दिखा दूं कि कौन से वाला बटन है, ये देखें ये वाला बटन, ठीक है, ये जिस पे ये कामे शामे बने हुए हैं, तो ये डिग्री और मिनट और सेकंड यहाँ से बनते हैं। तो जब आप इस बटन को दबाएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सो 4 कहता है द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मुस्ततील है, और उसकी बेस की बात कर रहा है, उसकी जो नीचे वाली जो जगह है जहाँ से वो ज़मीन को लग रही है,
ठीक है, वो क्या है, वो 25 फीट की है। तो ज़ाहिर है ये 25 फीट हुई तो आप लिख लें कि ये 25 फीट है। एंड हाइट इज़ 13 फीट, तो हाइट इधर से ले लें या इधर से ले लें, वो बात तो एक ही है। तो ये 13 फीट इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। फाइंड द एंगल, उस जाविये को फाइंड करें, द डायगनल मेक्स, डायगनल, अब डायगनल क्या होता है, जिसको अगेन डायगनल को हम वितर कहते हैं उर्दू में। डायगनल ये होता है दो कोनों को आप मिलाते हैं, ये स्केल रख के आप मिला लें। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी बन जाएगी लाइन, हाथ से बना रहा हूँ, लेकिन आपने ज़रा स्केल से बनानी है, ज़रा अच्छी बन जाएगी। तो अब देखें ये डायगनल आ गया। अब डायगनल जब ये बनता है वितर, तो अब देखें ये ट्रायंगल बन जाती है, इधर से यहाँ आए और ये गए और ये, तो ये देखें एक ट्रायंगल बन गई। यहाँ पे देखें 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगी उसकी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये उसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। और हमें क्या चाहिए जी, एंगल, ये वाला। तो इसको आप अल्फा कह लें, थीटा कह लें, तो थीटा हम कह देते हैं इसको। तो अब देखें थीटा फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास और बेस भी है, तो परपेंडिकुलर और बेस ये तो टैन में आता है। अब देखें चौथा सवाल है और तीसरा फार्मूला टैन ही लग रहा है, 3 दफ़ा टैन लगा है, तो टैन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो टैन को याद रख लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटा कायदा, ठीक हो गया ना। अब देखें टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 13 है, बेस 25 है। देखें बड़ा आसान सा काम, और 13 और 25 को डिवाइड कराएं 0.52, टैन उठ के चला गया टैन इनवर्स, और जाहिर है आप कैलकुलेटर पे कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अ रॉकेट इज लॉन्च्ड, एक रॉकेट हमने लॉन्च किया है, ऊपर हवा की तरफ भेजा है ऊपर, एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हमने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, स्ट्रेट फेंकेंगे तो अपने ऊपर ही आके गिरना है, हमने उसको 80 के जाविये पे फेंका है। तो हम ये ऐसे करके, ये थोड़ा सा जाविया ज़्यादा ही बन गया, लेकिन बहरहाल समझ लेंगे ये 80 के जाविये पे ये जा रहा है जी रॉकेट हमारा इधर को, ठीक है ना। तो ये 80 का एंगल बन रहा है, जाहिर है एंगल ऑलवेज ज़मीन के साथ बनता है, ये नीचे ज़मीन होगी तो एंगल बनेगा ना, सही हो गया। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, रॉकेट कितनी हाइट पे गया, कितनी ऊंचाई पे गया, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है, ठीक है, ऊंचाई है उसकी। आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर्स, ये रॉकेट जा रहा है ना, ये रॉकेट का रास्ता है ना, तो रॉकेट ने कितना फासला तय किया है, 5000, तो ये चीज़ हमारी 5000 है, ठीक हो गया। और हाइट हमें टोटल देखनी है कि कितना वो, लेट्स सपोज वो यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक ये 5000 पूरे हो गए हैं, तो फिर यहाँ से लेके ज़मीन से कितना वो ऊंचा हो गया है, तो ये वाली जो हाइट है, एल्टीट्यूड, हाइट, जो भी उसका नाम रख लें, एच नाम रख लें, ये एच हमें मालूम करना है। और ऐसे आप पूरा करेंगे तो ये आपकी वो ट्रायंगल कंप्लीट बन गई। तो एंगल भी है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस फार्मूले में यूज़ होते हैं, साइन थीटा। अब यहाँ तक हमारे पास तीनों फार्मूले आ गए हैं, साइन भी आ गया है, कॉस भी और टैन भी। तो साइन कैसे होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओवर में आता है हमेशा, परपेंडिकुलर जब साइन आएगा तो परपेंडिकुलर ने ऊपर होना होता है, जब कॉज आता है तो बेस ऊपर होती है, हाइपोटेन्यूज हमेशा नीचे आता है, ठीक है। और जब टैन होता है तो ये दोनों आते हैं। तो बस ऐसे इसको याद रख लेना है। तो बहरहाल फार्मूला लगाया, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, थीटा चूँकि हमारे पास एंगल है 80 वो लिख लेंगे, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है एच, कितना हाइट बनी है उसकी, ठीक है, ये एच मैंने बनाया, और ओवर में हाइपोटेन्यूज होना है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5000 है वो लिख लें। अब वही बात कि साइन 80 जो है वो कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर में कितना आता है वो ये आ गया, एच ओवर 5000, और चूंकि हमें एच चाहिए तो 5000 उठ के उधर चला जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को ज़रब दिलानी है। तो देखें दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये आंसर आ गया, और बस कि जी हमारा जो है रॉकेट वो 4924 मीटर पे गया, ठीक है। वैसे उसने 5000 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन जाहिर है वो एक एंगल पे जा रहा है ना, तो एक स्ट्रेट जो है वो कितना ज़मीन से कितना ऊंचा हुआ है, वो 4900 समथिंग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। एन एरोप्लेन पायलट, जाहिर है एक पायलट है, एरोप्लेन चला रहा है, फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर, 4000 मीटर की ऊंचाई पे मौजूद है वो, विशेज टू मेक एन अप्रोच टू द एयरपोर्ट। अब जाहिर है आगे एयरपोर्ट उसको नज़र आ रहा है और उसको जहाज़ को वो लैंड कराना चाहता है एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, 50 डिग्री के एंगल पे। अब ये थोड़ी सी साथ डायग्राम समझे, लो जी यहाँ पे है हमारा जहाज़, प्लेन इधर है, ठीक है, और उसको एयरपोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे,
जाहिर है थोड़ा आगे ही होगा ना, बिल्कुल उसके एग्जैक्ट नीचे तो नहीं ना होना, ठीक है। तो एयरपोर्ट जो है वो आगे है, ठीक है, और वो वहाँ से कहता है कि मैं 50 का जाविया बनाते हुए नीचे आऊँ, ठीक है। ज़मीन के साथ कितना जाविया होना चाहिए, 50 का, तो ये 50 डिग्री हो गया। अच्छा, आगे उसने क्या कहा है, हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी, प्लेन एयरपोर्ट से कितना दूर होना चाहिए, व्हेन द पायलट बिगिन टू डिसेंड, जब वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। तो अब डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। तो एक तो हमें एंगल का पता चल गया कि जी 50 का उसने एंगल बनाना है, और दूसरा उसने हमें बताया है कि प्लेन जो है वो 4000 मीटर की बुलंदी पर है, तो ये 4000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने ये पूछा है कि प्लेन एयरपोर्ट से कितना दूर है। अब दूरी जो है वो ये नहीं नापनी, क्योंकि ये तो ऊपर से है, दूरी ऑलवेज स्ट्रेट होती है। प्लेन यहाँ है ना, तो समझे यहाँ से स्ट्रेट नीचे आए तो प्लेन इधर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये जो चीज़ है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या चीज़ है, ये बेस है हमारी, ठीक है ना, वो जो कायदा जिसे हम कहते हैं। तो जाविया भी हो गया, बेस हमारी कैलकुलेट होनी है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ज़ाहिर है कि फिर टैन लग गया ना, तो टैन का फार्मूला लिख लें। ये मैंने एक दफ़ा उर्दू में लिखा है, एक दफ़ा इंग्लिश में लिखा है, आप अपनी हिसाब से ज़ाहिर लिखें। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, आप वैल्यूज़ लगाएं, थीटा एंगल 50 डिग्री है वो आप लिखें, परपेंडिकुलर कितना है वो 4000 लिख लें, और बेस हमें कैलकुलेट करना है, उसको बी रहने दे चाहे, या कोई और नाम रख लें, तो बी मैंने लिख दिया उसको। अब इसे हल करना है। अब चूंकि बी कैलकुलेट करना है तो बी उठ के उधर चला जाएगा और tan 50 उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके ऊपर सीधा हो जाएगा, और ये सीधा है तो इधर उसके ओवर में चला जाएगा। सो b इज इक्वल टू, ये है गलत है, b इज इक्वल टू 4000 ओवर tan 50, तो नीचे चला गया। अब tan 50 की वैल्यू ले लें कैलकुलेटर पे, वो ये आ जाएगी 1.1917, और 4000 को इस पे डिवाइड करा दें तो ये आ जाएगा 3356। तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से उसका कितना फासला रह गया है, मीटर या जो भी है, मीटर्स में ही है तो इसको मीटर में लिख लें। अ गाय वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल, अब हमारे पास एक खंबा है, ठीक है, और कहता है कि खंबे के दरमियान में से ना हमने एक वायर, एक तार जो है वो खींची हुई है। कभी आप किसी खंबे को देखें ना, तो जाहिर है खंबा ज़मीन में तो गाड़ा होता है उन्होंने, लेकिन उसको सपोर्ट भी दी होती है साथ, 2-3 साइडों से ऐसे खींच के उसको बांधा होता है किसी तरह से, तो ये एक किस्म का बांधा हुआ है उसे दरमियान से, ठीक है। तो दरमियान से उसके जो है ना वायर चलती हुई ज़मीन तक जो है वो कहता जा रही है, द वायर मेक एन एंगल ऑफ 78। अब जाहिर है ये वायर ज़मीन के साथ कोई एंगल बनाएगी 78.2 डिग्री विद द ग्राउंड, एंड टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यानी पोल से वो कितनी दूर जाके हमने उसको बांधा हुआ है, 3 मीटर के फासले पर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कि पोल की टोटल हाइट कितनी है। अब मैं आपको डायग्राम साथ समझा देता हूँ। ये देखें, बड़ी आसान सी छोटी सी एक डायग्राम, ये हमने पोल बना दिया है, और कोशिश हम कर रहे हैं कि मिडल में से ये वायर जा रही है, ये देखें ज़मीन के साथ आ गई। अब ज़ाहिर है ज़मीन के साथ ये एंगल बनानी है 78.2, और ज़मीन जहाँ पे उसको हमने बांधा है वायर को, वहाँ से और पोल का जो फासला है वो 3 मीटर का है, तो हम ये 3 मीटर लिख लेना है। और ये जो पोल है उसकी हमें हाइट चाहिए, लेकिन पहले हम हाइट यहाँ तक ही मालूम कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो ये डायग्राम है, जो मुसल्लस है, ट्रायंगल, वो तो इतनी बन रही है ना, उतले पोर्शन को बाद में देख लेंगे। अब अगेन सवाल को देखें, हमें क्या चीज़ें गिवन है, हमें ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमें गिवन है, तो फिर tan लग गया, tan 78.2 इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ओवर में ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस हमारा 3 है, और इधर इसके एंगल की वैल्यू लिख ली। अब tan 78 कैलकुलेट करें, 4.78 आएगा h/3, और हमें चूँकि h चाहिए तो 3 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो दोनों को ज़रा दिला दें बस, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 14.36 मीटर में आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, आधे पोल की लंबाई है, क्योंकि उसने कहा था ना कि उसके मिड में से जा रहा है, तार जो है वो मिड से बांधी हुई है, तो फिर आधा पोल नीचे है तो आधा ऊपर होना है, तो इसी को डबल कर लें आप, जो आपने आंसर निकाला है, तो इसको 2 से ज़रा दिला देनी है कि टोटल हाइट कितनी है, 2 × 14.36, तो ये हमें मिल जाएगा 28.72। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7। अब समझें कि हम पहाड़ी इलाके में हैं और रोड जो है ज़ाहिर है ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ, और कितना एंगल बना रही है 5.7। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता, वरना तो हम चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे, तो छोटा सा एंगल है 5.7 डिग्री का,
ठीक है, वो हमारी जो सड़क है वो इतना एंगल, सतह सब लेवल जो है नीचे वाला, उससे इतना एंगल पे जा रही है। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप द रोड, और सड़क पे हम कितना आगे की तरफ जा रहे हैं भाई, 2 माइल्स तक हमने ट्रेवल कर लिया स्टार्टिंग फ्रॉम द सी लेवल, जहाँ से हम स्टार्ट किया था। सो हाउ हाई अबव द सी लेवल वी आर, कि हम अब कितनी ऊंचाई पे पहुँच गए। सो देखें, डायग्राम समझ लें, बड़ी इजी सी है। हम पहले यहाँ पे हैं जी, ठीक है, और हमने ऐसे चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी है, तो 5.7 का एंगल है, तो एंगल यहाँ बनेगा, ये हम जा रहे हैं। तो हम कितना ट्रैवल किया है, 2 माइल्स, तो 2 मील लेट्स सपोज जी यहाँ तक बनते हैं। अब जाहिर है कुछ ना कुछ हम ऊंचाई पे आ गए हैं, तो कहता है ये जो टोटल ऊंचाई है, ठीक है ना, ज़मीन तो ये है ना, ठीक है, सतह का वो सी लेवल जो है वो ये है, तो सी लेवल से हम कितना ऊंचे चले गए हैं, तो ये हाइट हमें चाहिए। और ये आपको देखे नज़र आ रहा है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो फिर ज़ाहिर है ये हमारे हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस फार्मूले में यूज़ होते हैं, साइन में। तो लगाएं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। थीटा एंगल 5.7 है, उसकी जगह लिखें 5.7। परपेंडिकुलर ये हमें h फाइंड करना है, उसकी जगह h लिख दें। हाइपोटेनस जो है वो 2 माइल है, वहाँ पे 2 लिख दें। अब आगे से काम आसान है, h को अकेला करना है, 2 ने जाके इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये, इसकी साइन आप ले लें कैलकुलेटर में, साइन को दबाएं और 5.7 को दबाएं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ज़रब दिला दें, 0.1986 के ज़मीन से हम 0.19 माइल्स जो है वो ऊपर की तरफ किए हैं। यहाँ क्या है, अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाई इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन आसान है, कोई मसला नहीं है। क्या चीज़ है कि घर है और घर के ऊपर 8 फुट का हमने एंटीना लगाया हुआ है। आजकल तो ज़ाहिर एंटीने नहीं होते, पहले थे एंटीना लगा के टीवी देखते थे, तो अब तो एंटीना नहीं है, केबल लगाई हुई है अब तो लोगों ने, ठीक है। सो 8 फुट की हाइट के ऊपर हमने एंटीना लगाया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहते हैं ज़मीन से, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17। कहता है सिर्फ घर को अगर नीचे से देखा जाए ना, तो उसका एंगल बन रहा है 17, उसके छत का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द एंटीना इज 21। लेकिन कहता है एंटीने को अगर आप देखें नीचे से, तो उसका एंगल बन रहा है 21.8। ज़ाहिर एंटीना ऊपर है, ऊंचाई पे है, तो उसका एंगल ज़रा ज़्यादा बनेगा। सो फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, घर की जितनी ऊंचाई है सिर्फ वो मालूम करनी है। तो डायग्राम अगेन ऑलवेज अहम होती है, डायग्राम बनाएंगे तो पता चलेगा कि हमें क्या फाइंड करना है। ये है जी इसकी डायग्राम। अब ज़ाहिर है इसमें 2 ट्राइंगल्स बननी है, क्योंकि ये समझें ये हमारा घर की हाइट है, यहाँ तक बी से लेके सी तक ये घर है हमारा, ठीक है। अब ज़ाहिर है घर तो पूरा नहीं बना सकते, सिर्फ हम एक अलामती तौर पे दिखाते हैं कि बी से लेके सी तक घर है, और सी से लेके डी तक ये एंटीना है। एंटीने का उसने बताया हुआ है कोई 8 फुट का है, ठीक है ना, तो ज़ाहिर है कि हम सी से डी तक 8 फुट दिखा देंगे उसे। और देखें ये है ना टॉप उसका घर का, तो घर के टॉप से ज़मीन तक का जो एंगल है वो 17 डिग्री है। पहले मैंने ये 17 डिग्री देखे बनाया। और अगर आप यहाँ से देखते हैं, ये वाली लाइन जो आ रही है, ठीक है, वो एंटीने के टॉप से, तो एंटीने के टॉप से एंगल बन रहा है 21.8, है ना। तो ये दोनों एंगल्स हम यहाँ शो करा सकते हैं। तो ये डायग्राम बन गई। और हमें क्या चाहिए, हमें उसने पूछा सिर्फ ये BC, हाइट ऑफ द हाउस, घर की जो ऊंचाई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, सिंपल काम ये है कि हम दोनों ट्राइंगल्स को यूज़ करेंगे, बस इतना आप देखें। इन ट्राइंगल ABC कौन सी है, AB और ये C, ये छोटी वाली ट्राइंगल घर वाली, इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें देखें ये हमें चाहिए ना परपेंडिकुलर, तो इसको यूज़ करें, ठीक है, और साथ आप बेस को यूज़ कर लें। तो जाहिर है tan का फार्मूला लगना है, tan का फार्मूला यही था ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आप वो लगाएं tan। अब जाहिर है एंगल इसका 17 है, छोटा एंगल जो है वो घर वाला है, ठीक है, 17। tan 17 इज इक्वल टू BC ओवर AB, ये BC ओवर AB, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसे थोड़ा सा हल करते हैं, ठीक है। AB को ले जाएं उस साइड पे, tan 17 को इधर ले आए, ठीक है ना, इन दोनों की जगह चेंज। AB चला गया उधर, tan 17 की वैल्यू लेके कैलकुलेटर में वो आप लिख लें, ये वाली सही है, और इसको यहीं पे छोड़ दें, ठीक है, यहीं पे एज इट इज़, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें। अब दूसरी ट्राइंगल को लें, बड़ी वाली को, एंटीना वाली को, ABD ट्राइंगल हम ले रहे हैं, और इसमें भी tan ही यूज़ करना है। अब इसका जो परपेंडिकुलर है ये सारा है BD ओवर AB, ठीक है ना, तो tan 21 डिग्री इज इक्वल टू BD ओवर AB, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही करें, AB को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, जैसे वो पिछले वाली में किया है,
ठीक है, तो ए बी चला गया उस तरफ और ये tan 21 वैल्यू आप कैलकुलेटर में लेके उसके ओवर में ले आए। लेकिन सबसे अहम बात ये है जो आपने करनी है, क्योंकि ये जो बी डी है ना, बी डी के अंदर दो चीज़ें हैं, बी से लेके सी तक जाते हैं, सी से डी तक जाते हैं। क्योंकि ये जो टोटल हाइट है उसमें घर की हाइट भी शामिल है और उस एंटीने की हाइट भी शामिल है। तो इसमें क्या होगा, ये घर की हाइट तो h है, तो उस एंटीने की हाइट 8 है, तो h+8 होगा ये सारा। ठीक है, दोनों चीज़ें मिलाएंगे तो h+8 होना है। तो उसकी जगह पे BD की जगह पे हम लिखेंगे BC + CD यानी कि h+8, क्योंकि घर की हाइट भी इसमें आ गई और एंटीने की हाइट भी आ गई उसमें। सही है, ऐसे लिख लेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब ज़रा गौर करें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी AB = ये है और इक्वेशन नंबर 2 में भी AB = ये है। तो जब ये भी AB है, वो वाला भी AB है, तो फिर AB के इस साइड पे जो रकम है ये, और वो जो AB के इस साइड पे ये रकम है, ये भी तो फिर आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 उसकी दोनों साइडों को इक्वल रख लेना है, क्योंकि ये दोनों AB थे। ठीक है ना, अब इसको आप लिख लें। अब देखें, जब ऐसे लिखेंगे, अब आपके पास सिर्फ h है इसके अंदर, बाकी तो नंबर्स हैं सारे, तो बड़े आराम से हम यहाँ से h मालूम कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ओवर बना हुआ, इधर भी बटा है इधर भी बटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, 0.399 जो है वो इधर इस h के पास चला जाएगा और ये जो 0.3057 है वो इधर आएगा, तो h के साथ भी आएगा और 8 के साथ भी आएगा। h के साथ आ गया और 8 के साथ मल्टीप्लाई ज़रब दिला के वो ये नंबर बन जाता है। अब चूंकि हमें h मालूम करना है तो दोनों h एक तरफ होने चाहिए, इसको उठाएं और इसको दूसरी तरफ ले जाएं, इधर प्लस है उस साइड का माइनस हो गया, इन दोनों को कराएं माइनस, कैलकुलेटर पे ये रकम माइनस ये रकम करें। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी, कितनी आ गई, 0.0972। इधर चूंकि h के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो इधर आके उसके डिवाइड में आ जाएगी और दोनों को डिवाइड करा दें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी हाउस की ऊंचाई 25.16 फीट। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन लॉजिक से अगर आप करें तो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये होता है कि किसी जगह आप खड़े होकर ना दूर दराज चीज़ों का नज़ारा करते हैं। ठीक है, किसी ऊंचाई पे खड़े होके, किसी पहाड़ पे खड़े होके, ठीक है, वो पॉइंट आएगा। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अब जाहिर है चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ देखना है ना, तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं कहेगा, डिप्रेशन कहेगा। 2 बोट्स इन लाइन विद दिस पॉइंट, 2 कश्तियां हैं जो बिल्कुल सामने उसको बंदे को नज़र आ रही है वहाँ से, आर फाउंड टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो वहाँ से, अब ये ज़रा डायग्राम भी साथ देख लें कि ये है जी ऑब्जर्वेशन पॉइंट डी वाला, ऊंचाई पे हम खड़े हुए हैं और वहाँ से ये 2 कश्तियाँ हमें नज़र आ रही हैं, ये ए वाली कश्ती और बी वाली कश्ती। ठीक हो गया, तो डी की तरफ से अगर ए कश्ती को देखते हैं तो वो 30 का एंगल बना रही है, और डी से हम बी की तरफ देखते हैं तो वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और साथ उसने कहा है कि वो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो 4000 फुट के फासले पर है, इतना ऊंचाई पे वो है। तो जाहिर है ये जो हाइट है ये 4000 हो जाएगी। और आप इनके नाम रख लें, ए बी, और ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोर्ड्स, ये जो दोनों बोर्ड्स हैं ना उनके दरमियान फासला, ये ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगेन कोई मसला नहीं है, आपने बड़े आराम से क्या करना है, 2 आपके पास ट्रायंगल्स बनी हुई है, ठीक है ना, 2 मुसल्लसें तो बनी हुई हैं, एक ये वाली मुसल्लस BCD वाली और एक ये बड़ी वाली ACD वाली। पहले हम ये छोटी वाली ट्रायंगल यूज़ करेंगे BCD, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल BCD। अब अगेन चूंकि ये परपेंडिकुलर यूज़ होना है और साथ ये नीचे वाली लंबाई हमें चाहिए, तो हम ये परपेंडिकुलर ओवर बेस को ही यूज़ करेंगे, यानी tan को। आपको बताया था ना अक्सर tan ही यूज़ होता है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर में ये बेस CD ओवर BC, तो tan 45 बराबर CD ओवर BC। अब मज़े की बात यह है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आप कैलकुलेटर में करके देखें वो 1 आ जाएगी। CD की वैल्यू उसने दी हुई है 4000, वो हम उसकी जगह 4000 लिखेंगे, ओवर में BC है। अब यहाँ से BC कैलकुलेट हो जाता है, BC को इस साइड पे ले आए क्योंकि ओवर में है ना, तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो सीधा हो जाएगा और 1 जाके डिवाइड करेगा, तो 1 के डिवाइड से कोई मसला नहीं है, 4000 ही रहना उसमें। ठीक है, तो BC जो है वो 4000। अब देखें BC क्या था, BC ये इस B वाले बोर्ड की वो लेंथ है उसकी कि वो कितनी दूर है,
तो बहरहाल जितना ये 4000 है उतना ये भी 4000 आया, लेकिन हमें ये चाहिए है ना, हमें ये भी मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, बड़ी वाली ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, ACD को। तो अगले पेज के ऊपर जाके करते हैं। सो देखें हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ACD। अब जाहिर है उस बड़ी वाली ट्राइंगल का जो एंगल है, जाविया है, वो 30 डिग्री है, तो हम लगाएंगे तो वही tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD ओवर AC। CD वही उसकी हाइट जो थी, AC जो है वो इधर से जो हाइट है, ठीक है, दोबारा देख लें, AC जो है वो ये वाली हाइट है, ये यहाँ से लेके A से लेके C तक। लेकिन अब ये याद रखना है कि ये जो AC है इसको अगर आप दो पार्ट में कन्वर्ट कर लें, AB प्लस BC, है ना, ऐसे हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि आपने ये CD ओवर में ये AC किया है ताकि वो tan बन सके। तो बहरहाल ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब tan 30 कैलकुलेटर में यूज़ कर लें, फाइंड कर लें, ये आपको मिल जाएगी। CD वही गिवन है 4000 और AC हमें फाइंड आउट करना है, AC को नीचे रहने दें। अब फिर वही AC इधर चला जाएगा, 0.577 इधर नीचे आ जाना है, वो नीचे आ गया। इन दोनों को डिवाइड करवा दें तो ये 6928 मिल जाता है। अब AC भी आ गया हमारे पास और BC भी आ गया, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें चूंकि AB चाहिए था, तो AB कैसे मालूम होगा, AC में से BC को माइनस करा दें। ये ज़रा लॉजिक देख लें, ये देखें, ये टोटल है ना, हमें सिर्फ चाहिए थी ये चीज़। तो हमने क्या करना है कि ये जो टोटल लंबाई है ना A से लेके C तक, उसमें अगर आप ये BC को निकाल देते हैं तो यही आएगा ना, ये वाला पोर्शन। ये ऐसे ही है जैसे टोटल लंबाई 10 हो और उसमें से BC लेट्स सपोज जो है वो 6 हो, तो फिर ये जो AB है वो कितना होगा, दोनों को माइनस करा दें, उसने 4 होना है क्योंकि 4 और 6 मिलके ही 10 होते हैं। तो टोटल लंबाई जो है उसमें से ये BC निकाल दें तो ये आ जाता है। तो हम दोनों को माइनस करा रहे हैं इसलिए। सो देखें दोनों अमाउंट्स जो हमने निकाली हैं दोनों को माइनस करा देंगे, तो माइनस करा के फिर AB यानी दोनों बोर्ड्स की आपस में जो है उनका फासला वो मालूम हो जाएगा, 2928। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 11 पे, पढ़ के देखते हैं क्या है। 2 शिप्स, 2 जहाज हैं, विच आर इन लाइन। शिप्स जाहिर है ये जहाज वो वाले पानी वाले जहाज है, ठीक है, बहरी जहाज जिसे कहते हैं। विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ, और उसके सामने एक पहाड़ है बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसकी जो आर 120 मीटर अपार्ट, वो दोनों जो जहाज हैं उनका आपस में फासला 120 मीटर का है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, अगेन ये वही बात है कि उस पहाड़ की चोटी से ऊपर से हम देख रहे हैं तो दोनों जो शिप्स हैं उनका जो एंगल बनता है, एक का 30 है एक का 45 है। ये वही एंगल है जो पिछले सवाल में यूज हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस BC, अभी हम देखते हैं डायग्राम में BC क्या चीज़ है, और हाइट CD ऑफ द क्लिफ, वो जो पहाड़ की ऊंचाई है वो कितनी है। सो देखें डायग्राम ज़रा देख लें, डायग्राम ऑलमोस्ट वही है जो पीछे बनाई, क्योंकि वहाँ पे 2 बोट्स थी, यहाँ पे 2 शिप्स हैं, A और B यहाँ पे शिप्स आ जाएंगे, A का 30 एंगल, B का 45 एंगल, ये हमारा पहाड़ है CD, ठीक है ना। और ये उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि पिछले सवाल में तो ये चीज़ हमने फाइंड की है, दोनों बोट्स के दरमियान जो फासला था, यहाँ ये उसने उससे दिया हुआ है, लेकिन मालूम क्या करना है, ये BC ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। तो तरीका वही है, फार्मूला वही लगना है, जो दोनों ट्रायंगल है दोनों में tan लगाते जाए, tan लगाएंगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। सो देखें पहले हम छोटी वाली ट्रायंगल को यूज़ कर लेंगे, BCD को, इन ट्रायंगल BCD, तो इसमें भी tan लगना है। tan 45 इज इक्वल टू y ओवर x, CD ओवर BC, CD ओवर BC। tan 45 1 होता है, CD को हमने y कहा है और BC का हमने नाम x रख दिया हुआ है, क्योंकि इसको हमने y कहा हुआ है, इसको x, तो y ओवर x, और x चूँकि ओवर में है और ये 1 है इधर, तो ओवर वाले को इधर ले आए, x 1 जार x, तो x इज इक्वल टू y। अब यहाँ से फिर वही पता चल गया कि ये दोनों बराबर आने हैं, जैसे पिछले में आया था बराबर, ये भी 4000 वो भी 4000 आया था, ठीक है ना। तो अब इसको यहीं पे छोड़ दें, दूसरी ट्रायंगल पे आ जाए, इन ट्रायंगल ACD, बड़ी ट्रायंगल जो है जिसका 30 का एंगल बन रहा है, तो इसमें भी tan ही लगना है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD ओवर AC, वही बात, ये CD और ये टोटल AC, A से लेके C तक, ठीक है, वो हम लिखेंगे। लेकिन अब tan 30 डिग्री आप ले सकते हैं 0.577, CD हमने उसको y कहा हुआ है, पहाड़ की जो ऊंचाई है ये CD है ना, ये y कहा हुआ है, उसकी जगह y लिख लिया। लेकिन AC जो है उसमें 2 पार्ट्स हैं,
AC जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें 120 ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा x है, तो 120 जमा x, तो ये देखें उसकी जगह हम 120 जमा x लिख देंगे। अब इसको थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं। ये ओवर में है ना, ये इधर आएगा इससे मल्टीप्लाई, तो देखें ये लिखा हमने और ये चीज़ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिखने का मतलब यही होता है, आप मल्टीप्लाई करवानी है आपने। और इस y को हमने कहा हुआ है कि वो x है, ये हमने ऊपर जो कहा था ना x और y बराबर है आपस में, तो फिर इस y की जगह पे हम x लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों तो बराबर है आपस में। अब इस तरह लिखने का फ़ायदा ये होता है कि अब सारी अमाउंट x की फॉर्म में, क्योंकि अब x है तो x को हम हल कर सकते हैं, x का आंसर निकाल सकते हैं। तो अब इसको करेंगे, 0.577 से 120 को ज़रा दिलाएं वो ये आ जाएगा, इसके साथ x आएगा क्योंकि इसने दोनों से होना है ना मल्टीप्लाई, तो x के साथ भी आना है, और ये x तो बेचारा अकेला है एक तरफ, ठीक हो गया। अब चूंकि x फाइंड करना है, x सारे अकेले एक तरफ करें, ये पूरी अमाउंट उठाएं और उस तरफ ले जाएं, इधर प्लस है इस साइड पे आके माइनस हो जाना है। अब ये 1 है, 1 में से ये माइनस कराएं, 0.422 आएगा, और ये चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 0.422 ने इधर आके इससे डिवाइड होना है, तो इस ये ओवर ये, तो ये देखें हमने उसको ओवर में लिखा है, और अगले स्टेप में दोनों को डिवाइड करा दें, तो डिवाइड करा के x का आंसर आ जाएगा। सो ये देखें x का आंसर क्या आ गया जी, 163.9 मीटर, तो ये तकरीबन 164 मीटर बन जाता है, ठीक है। तो x मालूम हो गया, और मज़े की बात ये कि पीछे हमने कहा x और y तो बराबर है, तो जो x का आंसर आया है वही y का आंसर होना है। लो जी आखिरी वाले सवाल पे आ जाते हैं। कहते हैं जी सपोज दैट, आप फ़र्ज़ करें वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज, हम एक वो पुल के ऊपर खड़े हैं, ब्रिज कितना है जी 30 मीटर अबव अ रिवर, नीचे से दरिया बह रहा है और दरिया के ऊपर कितनी उसकी ऊंचाई है जी 30 मीटर की, ठीक है। अब ये ब्रिज ज़ाहिर है स्ट्रांग होना चाहिए वरना हम बह जाएंगे साथ ही। वाचिंग अ लॉग, अब आगे से हमें एक लकड़ी नज़र आ रही है फ्लोटिंग टुवर्ड अस, और तैरती हुई हमारी तरफ आ रही है, ठीक है। इफ़ द एंगल विद द हॉरिजेंटल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग, अब ये ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये समझ लें कि जी ये हमारा दरिया है, ठीक है, ये जो ABC है ये दरिया जा रहा है, ठीक हो गया, और ये दरिया के ऊपर ये यहाँ पे पुल है, ऐसे करके पुल बना हुआ है, और हम यहाँ ये D पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से देख रहे हैं तो दरिया के अंदर ये लकड़ी तैरती हुई आ रही है। अब लकड़ी को थोड़ा सा ना मोटा कर लें, पता चले कि ये लकड़ी है, A से लेके B तक ये एक लकड़ी है पूरी, ठीक है, कुछ छोटी लकड़ी नहीं है, वह बड़ी है, सही है। ये लकड़ी हमें नज़र आ रही है। कहता है लकड़ी की जो बैक एंड है ना, पीछे से देखें तो वो जाविया बना रही है 14 डिग्री, लेकिन लकड़ी का जो अगला हिस्सा है वहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 16.7 का बन रहा है। ज़ाहिर है थोड़ा फ़र्क तो होगा, लकड़ी छोटी नहीं है, बड़ी लंबी है, तो कुछ ना कुछ लंबाई होनी है लकड़ी की, ठीक है। तो इस तरह से करके उसकी लकड़ी के पीछे से 14 का एंगल है और आगे से 16.7 का एंगल है, और ये हमें पता है कि हम वो दरिया से कितना ऊंचाई पे हैं, 30 मीटर के। अब फाइंड क्या करना है, यहाँ उसने लिखा होगा हाउ लॉन्ग इज़ द लॉग, वो जो लॉग लकड़ी है वो कितनी लंबाई है उसकी, यानी वही बात कि ये हमें AB मालूम करना है। ये आलमोस्ट एग्जैक्ट वही सवाल है जो हमने कौन सा किया था, ये वाला 10 वाला, बिल्कुल 10 की तरह सवाल है। अगर आपने 10 को समझा है ना तो ये बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स है ना BCD, एक दफ़ा इसको यूज़ कर लेते हैं और एक दफ़ा ये बड़ी ट्रायंगल ACD को यूज़ करते हैं। तो पहले आ जाए छोटी ट्रायंगल पे BCD पे, तो वही tan 16.7 डिग्री ये वाला एंगल यूज़ करना है ना, तो CD जो है वो ज़ाहिर है हम लिखेंगे और वो 30 मीटर होगा, अगले स्टेप में 30 मीटर लिख देंगे, और BC को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि इसने ऐसे यूज़ हो जाना है। तो tan 16.7 की वैल्यू लेंगे 0.3 आएगी, 30 पहले से है, BC इधर है, और BC फाइंड करने के लिए BC इधर चला गया, 0.3 इसके नीचे चला गया, वो नीचे आ गया, तो कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करें 100 मीटर, तो BC का हमें पता चल गया 100 मीटर, ये वाली जो चीज़ है इसका हमें पता चल गया, लेकिन हमें AB चाहिए, तो अगले स्टेप में हम करें। अब बड़ी ट्रायंगल पे आ जाए, ACD पे आ जाते हैं। सो इन ट्रायंगल ACD, अब वहाँ पे उसका भी tan यूज़ करना है, लेकिन उसका एंगल 14 है, 14, ठीक है, और वही CD उसका परपेंडिकुलर और AC उसकी जो बेस है, ठीक है। तो ACD तो फिर वही है 30, जैसे पीछे भी 30 यूज़ किया है। tan 14 की वैल्यू कैलकुलेटर में लें 0.2493 आ जाएगी, और यहाँ से भी AC निकल आएगा, AC को उधर ले जाएं, ओवर में है ना, उधर ले जाएं, और ये जो है वैल्यू 0.24 उसके ओवर में आ जाएगी,
जगह चेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। अब इन दोनों को डिवाइड कराएं तो डिवाइड करके 120 आ जाएगा। तो AC भी आ गया, BC भी आ गया। और जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा था कि अगर हमें ये AB मालूम करना है तो हम ये जो बड़ी वैल्यू है ना AC में से ये BC को माइनस करा देंगे, क्योंकि इस टोटल लेंथ में से ये लेंथ निकल जाएगी तो ये आ जाएगी। तो इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कराएंगे जो हमने फाइंड की हैं। AB इज इक्वल टू AC माइनस BC, दोनों को माइनस करा दें तो फिर आ जाएगा 20.33। ठीक है जी, तो ये हमारी लॉग या वो जो लकड़ी है उसकी लंबाई आ जाएगी। लो जी, ये डन हो गई एक्सरसाइज। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।